हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आपके सामने आया हूं आज एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो है एक नए चैप्टर के लिए। नया चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11th को बिलोंग करता है। अभी तक अपने लोगों ने स्टडी करा कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स में अपने लोगों ने स्टडी करा था बॉडी का रेस्ट और मोशन में आना, कहने का मतलब उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करा था। फिर उसी इफेक्ट का कॉज क्या था, बेसिकली बात करें फोर्स की, तो फोर्स के बारे में अपने लोगों ने स्टडी करा लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, सर्कुलर मोशन में। अब बात करते हैं ये फोर्स क्या कर सकता है। काम कर सकता है और क्या करेगा यार, काम करेगा कोई ना कोई, वर्क डन की वैल्यू होगी इसकी कुछ ना कुछ। तो वो पर्टिकुलर वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अपने लोगों ने फॉर्मूला स्टडी करा हुआ है ऑलरेडी। क्या फॉर्मूला स्टडी करा था? तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा नाम का फॉर्मूला। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा नाम का फॉर्मूला। थीटा क्या है, एफ क्या है, एस क्या है? तो सिंपली अगर आप देखें ध्यान से, अगर ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई फोर्स एफ इस तरह से लगे, ठीक, और ये बॉडी को अगर एक पर्टिकुलर फोर्स यहां तक लेके जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एस उसके ऊपर लग चुकी है। डिस्प्लेसमेंट एस उसके ऊपर यहां तक लग चुकी है। अगर डिस्प्लेसमेंट एस यहां पर आ चुकी है, फोर्स एफ किसी एंगल पर लगा है दैट इज थीटा, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, उसका कंपोनेंट दैट बिकम्स एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो देखा जाए इस फॉर्मूले में W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस होना चाहिए, क्योंकि काम कौन कर रहा है, काम तो एफ कॉस थीटा कर रहा है। बॉडी आगे तो जा रही है, आगे कौन लेके जा रहा है, एफ कॉस थीटा लेके जा रहा है। तो बिल्कुल, तो कौन सा कंपोनेंट है, फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात ये, फोर्स का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे। तो उसको कहा जाता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। सिंपल। तो इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो वर्क डन की वैल्यू चेंज होगी भाई, इसमें तो नॉर्मल बात है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात कर सकता हूं। टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क। तो जो पहला टाइप का वर्क है वो क्या है, तो पहला टाइप का वर्क है पॉजिटिव वर्क। क्या है, पॉजिटिव वर्क। जो पॉजिटिव वर्क है वो कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू लेस हुई 90 डिग्री से, दैट इज एंगल एक्यूट हुआ, एंगल एक्यूट हुआ, तो W इज इक्वल टू पॉजिटिव का एफ एस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और टाइप ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखेंगे ये चीज। नहीं, जाहिर सी बात है, क्वाड्रेंट नंबर 1 थीटा 90 से कम, तो उसमें कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। दूसरी केस, नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं। किसके केस की, नेगेटिव वर्क डन। तो इनकेस में नेगेटिव वर्क क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी 90 से, तो तो भाई एब्ट्यूज एंगल, और एब्ट्यूज एंगल के केस में आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का एफ एस, या इसको प्लस का एफ एस कॉस थीटा कह सकते हो। ठीक है। और यहाँ अगर थीटा की वैल्यू जो भी होगी उसके जब भी आप पुट करोगे तो थीटा पुट करने के बाद वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फिर आपको वो कॉस थीटा वाला माइनस साइन नहीं लगाना है, एक बार लगा चुके हो, अगर लगा चुके हो आप, या फिर ऐसे कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ऐसे देखो, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बात ही खत्म है। फिर बात करते हैं लास्ट टाइप का वर्क डन, कैसा, जीरो। अरे जीरो वर्क भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब आलसी की तरह बैठे रहो, है ना? नहीं यार, आपकी मेहनत भी लग रही है, बट फिजिक्स फिर भी कहती है कि वर्क डन जीरो है। कौन से केस में, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। थीटा की वैल्यू 90 कब हो सकती है, थीटा की वैल्यू 90 कब हो सकती है, चलिए देखते हैं। कुल्ली का तो केस आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। वो सामान को अपने सिर के ऊपर रखता है, mg नीचे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ होता है उसका, तो एंगल कितना, 90। तो cos 90 क्या होगा, जीरो। दैट इज राइट एंगल के केस में, राइट एंगल के केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं अगर नेगेटिव के केस का एग्जांपल दूं तो इंक्लाइन प्लेन देखो ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन, एक रोलर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, आपकी बॉडी उसको रोकना चाह रही है, आपकी बॉडी उसको रोकना चाह रही है।
आपकी बॉडी जब उसको रोकना चाहेगी तो फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, बट बॉडी नीचे रोल करती हुई यहां तक पहुंच जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे की तरफ। थीटा कितना 180, cos 180 -1, cos 180 -1, तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑब्ट्यूज बना, वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव का। एक्यूट एंगल का तो नॉर्मल केस यही है आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव का वर्क डन आ जाएगा। ये तो होगी सिंपल सी बात है वर्क डन की वजह से। यूनिट आपको पता ही है इसका, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल्स। क्या होता है, जूल्स। सीजीएस यूनिट भी आपको इसका पता होना चाहिए, क्या होता है, अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये अपने लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, ml2t-2, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल सी जो चीजें हैं इसके बारे में ये आपको पता होंगे, ठीक है। अब आगे आगे स्टडी करते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपको और अच्छे से वर्क डन के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो ना, न्यूमेरिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कंसेप्ट बनता है न्यूमेरिकल से। और कहा जाता है अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल अड़ नहीं सकता आपके सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और इसके ऊपर ये आपकी कोई बॉडी, अब बॉडी का वेट है समथिंग 20 kg, सपोज समथिंग 20 kg, 20 kg का अगर पर्टिकुलर मास है बॉडी का, और फोर्स एफ मैं आगे की तरफ लगाऊं 30 न्यूटन की, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इस सरफेस की वजह से लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो उसको मैं अगर मानूं 0.3, तो अपने लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वर्क ड्यू टू किसकी वजह से, इस एफ की वजह से तो होगा नहीं, पहला अप्लाइड फोर्स की वजह से, ओके, अप्लाइड फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा बॉडी के ऊपर, बिल्कुल लगेगा भाई। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से वर्क डन निकालो भाई। चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है। ये चार टाइप के वर्क डन आपको यहां पर निकालने होंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहली चीज फ्रिक्शनल फोर्स लगती है पीछे भाई, रोकेगी भाई, है ना। दूसरा नॉर्मल एक्शन है ऊपर की तरफ। तीसरा mg नीचे की तरफ, अप्लाइड फोर्स होता तो आगे लग ही रहा है। इन चारों की वजह से आपको वर्कडन निकालना है इस एक क्वेश्चन में। तो वर्कडन के अपने अपने टाइप्स होते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ वर्कडन हो सकते हैं एक ही टाइम पर, ये याद रखिएगा। ये याद रखने वाला काम है भाई, एक ही टाइम पर एक ही बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ वर्कडन हो रहे हैं, एक ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और कितना कितना काम कर रहा है वो देखना पड़ेगा भाई। चलिए आंसर देखते हैं। तो भाई वर्क डन की बात करो तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला। तो मैं पहले किसकी बात करता हूँ, अप्लाइड फोर्स की बात। तो F इज इक्वल टू 30, एस की वैल्यू चलो मान लेते हैं, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट के लिए समथिंग यहाँ लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका S इज इक्वल टू 5 मीटर, तो एस की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा, तो ध्यान से देखो बॉडी आगे जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना 0 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा, एफ की वैल्यू 30, एस की वैल्यू 5, तो कितना आया 150 जूल। क्योंकि एफ एस क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, तो बचेगा जस्ट एफ एस। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस भाई देखा जाए, इस पर्टिकुलर बॉडी ने इसके ऊपर एक काम तो कर दिया ना, कितना काम करा 150 जूल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की अगर मैं बात करूं तो होगा 180, क्यों होगा 180, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट सामने, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट सामने है, cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो मिलेगा माइनस का, ठीक है। अब बात करो इस पर्टिकुलर फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो एफ के एस, एफ के की वैल्यू कितनी म्यू के एन, एफ के की वैल्यू कितनी म्यू के एन, एन कितना, एन आपके पास एम जी के बराबर, तो क्या करो म्यू के की वैल्यू 0.3, एम की वैल्यू 20, जी की वैल्यू 10, ये आपने यहाँ पुट करा तो 23 या 60 या 60 न्यूटन, फोर्स आ गया 60 न्यूटन, फोर्स आ गया भाई 60 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन तो गलत हो गया, दिख रहा होगा आपको कैसे, सर अप्लाइड फोर्स, ध्यान से देखो भाई, आपका फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है, वर्क डन तो होने नहीं चाहिए था, ये जाएगी नहीं बॉडी आगे, हाँ बिल्कुल नहीं जाएगी।
क्योंकि अप्लाइड फोर्स का मैं फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसको क्या करो 80 कर लो यार, ताकि क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, अगर ये 80 होता है, अगर ये 80 होता है, अगर ये 80 होता है तो ये हो जाएगा 400 जूल्स, कोई दिक्कत नहीं। एफ के की वैल्यू 60 न्यूटन, तो इसको यहाँ पुट करा तो माइनस का 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, तो कितना हुआ माइनस का 300 जूल्स, माइनस का 300 जूल्स। ठीक है, तो माइनस का 300 जूल्स आपके पास आ गया नेगेटिव का वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से, थर्ड वाली पार्ट की। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट आ गया नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आ गया नॉर्मल डायरेक्शन एन ऊपर है, थीटा 90 कॉस 90 जीरो, वर्क डन जीरो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। चौथे की केस देखो, mg नीचे है, mg नीचे है, वर्क डन आगे की तरफ हो रहा है, दैट इज s आगे की तरफ, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, थीटा 90 कॉस 90 फिर से जीरो, तो ऑटोमेटिकली ये वाला वर्क डन भी जीरो। ये इसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल डायरेक्शन कोई काम नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए यहां पर। ठीक है भाई, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, और भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तैयारी रखो बस अपनी। ठीक है, सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, मैं किसी टॉप पर आपने एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मास मान लिया समथिंग 5 kg, और इस हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 5 मीटर सपोज। तो कहना मतलब बॉडी नीचे आएगी, यहां तक बॉडी को नीचे आना है, जिसका एंगल है समथिंग 30 डिग्री का, बॉडी को नीचे आना है। अब mg तो ऐसे होता है ना, mg तो नीचे की तरफ है, और नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, और दूसरा ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अप्लाइड फोर्स नहीं लगा, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, अप्लाइड फोर्स नहीं लगा, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। ठीक है, तो भाई आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ठीक है, इस mg का कौन सा कंपोनेंट होगा जो इधर की तरफ लगेगा? अगर ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, क्यों? क्योंकि ये 90, ये थीटा 30, तो ये 90 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फोर्स कौन सा है? ये फोर्स देखा जाए तो mg cos 90 माइनस 30 है, और जिसको मैं क्या कहूंगा, mg साइन साइन 30 कहूंगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको मैं mg साइन 30 कहूंगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना 5, तो वर्क डन का फॉर्मूला वो फोर्स लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई, तो वो फोर्स कौन सा है, mg साइन 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि सर एफ एस कॉस थीटा होता है, ये साइन कहां से आ गया, तो वो फोर्स का कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या है, mg साइन 30 है। एस की वैल्यू 5 पता है आपको, एम की वैल्यू 5 kg, जी आपने 10 लगा दिया, साइन 30 1/2 हो गया इंटू 5, तो ध्यान से देखो 5 5 25 5 5 25 25 इंटू 5 125 जूल्स, ये आ गया आपके पास वर्क। वर्क डन की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो गई 125 जूल्स। बट अगर मैं यही बात नॉर्मल रिएक्शन की करूं, तो नॉर्मल रिएक्शन और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल फिर से कितना 90, थीटा अगर 90 बन जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होना है, वर्क डन जीरो होना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जी, सारे के सारे केसेस जितने भी अपने लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी करे हैं उन सारों का ही यूज करूंगा मैं। ठीक, ध्यान से देखिए, एक सरफेस, ये पुली, ये पुली है, इस पुली के ऊपर एक ब्लॉक इधर लगाया है भाई, एक ब्लॉक इधर लगाया है। ठीक है, ये मान ली मैंने 2 kg की, और ये मान ली मैंने 4 kg की, सपोज एक 2 kg मान लिया, एक 4 kg मान लिया। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो ये m1g और ये m2g, ये टेंशन T ऊपर और ये टेंशन T ऊपर, ये भी टेंशन T ऊपर, ये भी टेंशन T ऊपर। ठीक, अब भाई 4 kg वाला नीचे आएगा,
एक्सेलरेशन इसका ये ऊपर, इसका नीचे। क्वेश्चन क्या है सर जी? क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू पहला पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है टेंशन की वजह से कितना काम हो रहा है ऑन ईच बॉडी, दोनों बॉडीज के ऊपर कितना काम हो रहा है, दोनों बॉडीज के ऊपर। ठीक है। इफ m2 moves by 4 meters, अगर m2 वाली बॉडी 4 मीटर से मूव कर जाती है, कहां? डाउन ही मूव करेगी। तो भाई mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर नीचे। ठीक, mg नीचे, इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आएगी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो आंसर भाई पहले क्वेश्चन का तो हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। क्या होगा? वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी? तो भाई अगर मैं वर्क डन निकाला हूं दूसरी बॉडी के लिए तो W2 लगा दूंगा, एफ की वैल्यू की जगह M2G लगा दूंगा, और डिस्प्लेसमेंट एस कितना? 4 मीटर लगा दूंगा भाई। तो M2 की वैल्यू हो गई 4 kg, G के लिए 10 और इंटू 4 बोले तो कितना? 160 जूल्स। अगर मैं बात करता हूं W1 की, तो W1 किसकी वजह से? इस M1G की वजह से। तो M1G इंटू 4 इंटू थीटा कितना भाई? M1G नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना? तो cos 180। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू माइनस का 1, तो 80 जूल्स का वक्त है W1 के ऊपर। किसकी वजह से? M1G की वजह से। अब अगर मुझे टेंशन की वजह से निकालना है वर्क डन, तो भाई W2 जो वर्क डन है ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन T S cos थीटा। तो इसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन T ऊपर, थीटा 180 cos 180 -1। तो भाई W2T की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी माइनस का TS। एस तो मुझे पता ही है 4 मीटर है, टेंशन T निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करता हूं W1T, बोले तो वर्क डन ऑन 1 ड्यू टू टेंशन, तो फिर से TS cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, टेंशन भी सेम होगी। तो टी इस बार ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी ऊपर जाएगी, ये बॉडी नीचे आएगी। तो जब ये बॉडी ऊपर है तो टेंशन की डायरेक्शन में है, टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, थीटा 0, थीटा 0 का मतलब cos 0 1। तो ये हो जाएगा W1T की वैल्यू कितनी? TS। ठीक, सर टेंशन तो पता नहीं है, तो टेंशन मेरे लिए बाप निकाल, कैसे निकालेगा? लॉस ऑफ मोशन में पुली वाले केसेस के थ्रू आपको निकाल के इसको अटैच करना इस वीडियो के साथ असाइनमेंट के तौर पर। कमेंट्स बॉक्स में तो मैंने ऑफ कर दिए आपके कमेंट्स सारे के सारे, तो आप वहां पर तो आप शायद ही लिख पाओ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हो सकता है, तो और कैसा क्वेश्चन हो सकता है? आसान से कराऊंगा, टफ नहीं कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इफ अगर कोई फोर्स, सॉरी गरीबी बहुत है, हाँ अरे चला पहुंचा, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप acts on a mass to move it from 1,3 to 4,2, बॉडी को यहां से यहां लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। ठीक है भाई, फाइंड वर्क डन। क्या लगता है, टफ होगा क्या? कोई टफ नहीं होगा, बहुत आसान होगा भाई, बहुत आसान होगा। निश्चिंत रहना, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना, अब बोल तो वैसे भी नहीं सकते हैं। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला अपने लोगों को अगर वैसे पता है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कैसे सर? तो देखो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना? हाँ होता है। तो कॉस थीटा को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है कॉस थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप। बात आती है एस वेक्टर की, एस वेक्टर के बॉडी को कहां से कहां लेके गए? तो ये हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर पहला, R1 वेक्टर, जिसको मैं क्या लिखूंगा? 1i कैप प्लस 3j कैप, और ये हो गया R2 वेक्टर दूसरा, इसको क्या लिखूंगा? 4i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
बॉडी को यहां से यहां जाना था, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आपने करा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, जो क्या मिलेगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, तो 4i कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3j कैप, सॉल्व करोगे तो 3i कैप माइनस का j कैप, ये आ गई आपके पास r21 वेक्टर की वैल्यू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब इसको यहां पुट करूंगा तो 2i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया फोर्स डॉट डॉट 3i कैप माइनस का j कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है भाई, आई कैप को आई कैप के साथ कर, जे कैप को जे कैप के साथ कर, बात खत्म है भाई। तो आई को आई के साथ करा तो 1 आएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस का साइन क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस, जे कैप डॉट जे कैप करा तो 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, तो कितना बचा 6 माइनस 4 दैट बिकम्स 2 जूल्स। तो कितना काम हुआ, 2 जूल्स का काम, कितना काम हुआ, 2 जूल्स का काम हुआ। भाई एक जरूरी चीज क्या है, यहाँ पर ये न्यूटन लिखा होगा, यहाँ पर मीटर लिखा होगा, ये जरूरी चीज है, इसको समझिएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन, वो भी अच्छा है। सपोज एक बॉडी के ऊपर अभी तक एक फोर्स लगा रहे थे, अब 2 फोर्स लगाएंगे। इफ F1 vector is equal to I cap plus 2j cap and F2 vector is equal to 2I cap minus 3j cap are acting on a body and move the body from R1 vector I cap plus j cap to R2 vector 3j cap 3I cap minus 5j cap, यहां तक लेके गया बॉडी को इन 2 फोर्सेस की हेल्प से। तो फाइंड द वर्क डन निकालना है भाई, क्या होगा वर्क डन निकालना है भाई, क्या होगा, कोई बड़ा काम कर लिया क्या, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो तो भाई वर्क डन निकालने के लिए अपने लोगों को क्या चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट, एस वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ठीक, एफ वेक्टर तो 2 पर्टिकुलर वेक्टर से रिजल्टेंट क्या मिलता है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, आई कैप प्लस 2 आई कैप कितना हो जाएगा 3j कैप और 3i कैप और 2j कैप माइनस का 3j कैप मिल जाएगा जस्ट j कैप माइनस का, ये हो गया एफ वेक्टर। बात करते हैं एस वेक्टर की, तो एस वेक्टर कैसे मिलेगा भाई, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स नहीं है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स। और पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है तो क्या करते हैं, r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर करते हैं। तो 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का i कैप माइनस का j कैप, तो 2i कैप और माइनस का 6j कैप हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकाल के दिखाएंगे जल्दी से। आंसर आपने निकाल के ये भी अटैच कर देना है असाइनमेंट के साथ। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, जिसको केजीएफ के फॉर्म में होता है। सपोज अ बॉडी ऑफ 50 kgf 50 kgf supports another body of 20 kgf and moves 20 meter on an inclined plane of 1 in 20। ठीक है, then find the work done, then find the work done। तो आपको इस केस में अगर काम निकालेंगे पूछा जाए तो क्या करोगे। ठीक है, तो भाई सपोज अगर ध्यान दें तो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीटा है, यहां पर इन्होंने साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/20। 1/20 का मतलब आपको पहले बता चुका हूं, साइन थीटा की वैल्यू 1/20 मान ली जाएगी। एक ब्लॉक, एक बॉडी, उसके ऊपर दूसरी बॉडी, तो टोटल बॉडी का वेट कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, टोटल वेट हो जाएगा 50 kgf प्लस 20 kgf बिकम 70 kgf। अब अगर ये kgf देखो तो ये एक वेट है, मास नहीं है, ये वेट है, सॉरी यहाँ मास लिख दिया, वेट है वेट। ये kgf को डायरेक्टली न्यूटन्स में कन्वर्ट करना है,
केजीएफ को डायरेक्टली न्यूटन में कन्वर्ट करना है, कैसे? तो W इज इक्वल टू 70 को मल्टीप्लाई कर दो 9.8 के साथ, मतलब उसके स्मॉल जी के साथ, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? न्यूटन में। तो मैं 10 ले लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, 700 न्यूटन। तो वेट आ गया कितना? 700 न्यूटन। तो 700 न्यूटन इस समय समथिंग इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है। बॉडी 20 मीटर अगर चल रही है नीचे की तरफ, बॉडी 20 मीटर अगर चल रही है नीचे की तरफ, तो कौन चला रहा है? एम जी साइन थीटा। कौन चला रहा है? एम जी साइन थीटा चला रहा है। तो उसकी वजह से काम करा जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा एम जी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। वो कितना है? एस। एम जी की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है 700, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 1/20, एस की वैल्यू है कितना? 20, तो वर्क डन आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा ना, तो ये आपसे एक गुजारिश है कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है? दोबारा से सॉल्व करोगे आप, और वर्कशीट के साथ अटैच करके यहाँ पर डाल दो। ये तो हो गया भाई कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से जितने भी टाइप्स के वर्क डन आपको करवाए जा सकते हैं। अब अगर बात करें वेरिएबल फोर्स की हेल्प से क्या वर्क डन होते हैं, तो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वेरिएबल फोर्स की वर्क डन? भाई मैं काम कर रहा था, 4 न्यूटन या 5 न्यूटन एक बॉडी के ऊपर लगा रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट 20-30 जितना भी कवर करवा रहा था, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस cos थीटा में लगा रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है भाई, अब हो रहा है कि वो कहते हैं फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन अगर एक वेरिएबल फोर्स काम करे। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स कैसा हो सकता है? वो फोर्स जो वेरी करे। तो कैसे? सपोज ये 20x, ओके, एक्स चेंज करता रहूंगा। बॉडी मूव करी 1 मीटर, फोर्स चेंज हो गया। बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर, फोर्स फिर चेंज हो गया। बॉडी मूव करके 3 मीटर, फोर्स फिर चेंज कर गया। क्यों? बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो एक वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब बॉडी को मूव करवाना है कहीं से कहीं, सपोज फ्रॉम फ्रॉम x1 से सपोज 5 मीटर से गए, बॉडी को कहां तक लेके गए? 8 मीटर तक, है ना? तो आपका दिमाग कहता होगा सर बहुत आसान है यार, क्या करना है? पहले 5 लगा दो, F1 आ जाएगा, x1 है, मल्टीप्लाई कर दिया, W1 आ गया। फिर x2 लगा दो, 6 यहाँ लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ये सोच रहे हो। तो क्या उनके बीच में कुछ वर्क डन नहीं होगा? 5.1 पर कोई वर्क डन नहीं, 5.2 पर कोई वर्क डन नहीं, 5.3 पर कोई वर्क डन नहीं होगा ना? होगा ना? तो यहां दिक्कत होगी। तो ये काम तो अपने लोग नहीं कर सकते। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सपोज कि वेरिएबल फोर्स है, कोई भी वेरिएबल फोर्स है, सपोज ये कोई वेरिएबल फोर्स है ना? अब इस वेरिएबल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दें, हर अलग अलग एक्स पर अलग अलग एफ है। सपोज यहां पर देखा जाए तो एफ अलग, यहां पर देखा जाए तो एफ अलग। तो क्या करना चाहिए मुझे? मुझे सबसे पहले क्या करना है? एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पर कट करते हैं। छोटी सी स्ट्रिप जो मैंने कट करी, वो इतनी छोटी है कि उसका जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये काफी हद तक छोटा है, जिसको मैं dx मानूंगा। क्या मानूंगा? dx। और इस पर्टिकुलर लाइन पर जो लगने वाला फोर्स है उसको मैंने f माना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रिप का मैं एरिया देखता हूं, अगर मैं स्ट्रिप का एरिया देखता हूं, तो ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रिप समथिंग एक रेक्टेंगुलर शेप की है, जिसके ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ 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 कितनी है? dx, और लेंथ कितनी है? f। तो एरिया कितना आ जाएगा? तो एरिया आ जाएगा f इंटू डी एक्स। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ये छोटा सा एरिया आपको निकाल के दे रहा है f इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं वर्क डन होता है। तो दिस बेसिकली स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया क्या दे रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या दे रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक छोटी सी स्ट्रिप का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, एफ डी एक्स। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट था dx1, अगर ऐसे में डिस्प्लेसमेंट यहां पर ड्रॉ कर देता, वो dx2 हो जाती। एक यहां पर ड्रॉ कर देता, वो dx3 हो जाती। तो इस तरह से सारा का सारा अगर मुझे वर्कडन पता करना होता, तो मैं क्या करता? इन स्मॉल स्मॉल वर्कडन को ऐड कर देता। बड़े स्मॉल स्मॉल वर्कडन को ऐड करने का तरीका क्या था? स्मॉल स्मॉल एरियाज को ऐड कर देते, स्मॉल स्मॉल एरियाज को ऐड कर देते, ठीक। तो सिंपली बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक पर्टिकुलर लेंथ है x1 और यहां पर लेंथ है x2, तो क्यों ना मैं ये सारा का सारा एरिया कुछ इस तरीके से पता कर लूं, x1 से x2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो सबसे आसान तरीका नहीं होगा? तो सारा का सारा एरिया मिल जाएगा। ये टोटल एरिया मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कहां से कहां? x1 से x2 तक। तो मुझे सारा का सारा एरिया मिल जाएगा, और वो सारा का सारा एरिया क्या होगा?
टोटल वर्क होगा, बहुत आसान तरीका होगा ये तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहां से कहां, x1 से x2, x1 से x2 तक आपको मिल जाएगा वो टोटल वर्क। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से कोई वेरिएबल फोर्स के थ्रू अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का काम निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सपोज सपोज कोई वेरिएबल फोर्स है ना, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। कोई भी वेरिएबल फोर्स है F इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स, ठीक है, कोई भी वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स, पी प्लस क्यू एक्स नाम की एक वेरिएबल फोर्स है, और बॉडी को मूव करवाना कहां से कहां, बॉडी इज टू बी मूव्ड फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 0 टू x1 इज इक्वल टू डी, डी तक मूव करवाना। फाइंड वर्क, फाइंड वर्क। तो ऐसे केसेस में आपने सिंपली करना क्या, आपने वर्क डन का वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देना है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहां से कहां, x1 से लेके x2 तक, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी, p प्लस क्यू एक्स, कहां से कहां तक, x1 की वैल्यू 0 से x2 की वैल्यू d, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, अब इसको ए एफ था, ठीक है, ये dx, अब इसको क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स कर दो, तो p dx कहां से कहां, 0 से d, प्लस क्यू एक्स डी एक्स, कहां से कहां, 0 से d। तो भाई p तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, जस्ट x, कहां से कहां, 0 से d, प्लस q आ गया बाहर, x का इंटीग्रेशन कहां से कहां, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां, 0 से d, ठीक। तो यहां पर लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, d माइनस 0, प्लस यहां लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस 0, तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग व्हाट, पी डी प्लस क्यू डी स्क्वायर अपॉन 2। सपोज अगर फोर्स का यूनिट लिखा होता न्यूटन और ये होता डी मीटर्स, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको लिखना पड़ता जूल्स, और अगर यूनिट्स नहीं डाले होते तो आप सिंपली यहां लिख देते यूनिट्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। सपोज अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, वर्क टर्न के लिए आ जाए क्वेश्चन कि फोर्स F आपका वेरी कर रहा है x के साथ, बॉडी का फ्लो हुआ यहां से यहां, फोर्स F लगा समथिंग 5 न्यूटन, फिर कांस्टेंट फोर्स लगा, और फिर रिटार्डिंग फोर्स लग गया भाई, पहले 2 मीटर तक लगा, फिर 3 मीटर तक, फिर 5 मीटर तक, कहा गया टोटल वर्क डन निकालिए भाई। तो भाई टोटल वर्क डन के लिए क्या करना है, टोटल एरिया निकालिए। तो टोटल एरिया के लिए क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों फिगर्स का टोटल एरिया निकाल के ऐड अप कर दीजिए, ठीक। तो अगर ये एक्स आपका मीटर्स में है और एफ आपका न्यूटन्स में है, तो मुझे कोई पर्टिकुलर यूनिट चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, और ये सेंटीमीटर्स में होता तो मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ जाती। तो जो टोटल एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एरिया 1, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया 2, प्लस एरिया ऑफ फिर से रेक्टेंगल ट्रायंगल एरिया 3। ट्रायंगल रेक्टेंगल और ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरह से आपको वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। हाफ बेस बी की वैल्यू, बी बेस आपके पास 2 है, हाइट कितनी है, हाइट 5 है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेंथ कितनी है 1, कैसे पता, 3 इंटू 3 और 2 का डिफरेंस कितना 1, ब्रेड्थ कितनी है 5, अरे उल्टा कर लो ना, 5 इंटू 1, ब्रेड्थ छोटी होती है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इस बार 2, हाइट कितनी है 5, तो हाफ 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 5, प्लस 5, या 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा प्लस 5, तो कितना हुआ 15 जूल्स। ये जितना एरिया सारा का सारा वोल्टन के बराबर होगा भाई, तो कितना गया 15 जूल्स। क्लियर है, कोई डाउट होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इफ f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सपोज फोर्स f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, फाइंड वर्क डन from x is equal to 1 meter to x is equal to 4 meters। तो दिस इज बेसिकली योर होमवर्क। थोड़ी देर पहले मैंने p प्लस क्यू एक्स वाला क्वेश्चन करवाया भी था आपको, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए और आप कर लीजिए अपने आप।
ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फोर्स एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप, ये एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स दिख रहा है, एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है, वाई के साथ भी चेंज हो रहा है। अरे भाई साहब, अभी तक क्या था, एक ही डायरेक्शन में फोर्स चेंज होने वाले की बात कर रहे थे, और अब क्या हो रहा है, दो दो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दो दो डायरेक्शन, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप। और बॉडी मूव्स फ्रॉम 1,1 टू 2,3 तक। बॉडी 1,1 से मूव करवाइए 2,3 तक लेके गए, फाइंड वर्क डन। अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं भाई कि सपोज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो क्या ये सही है? ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के साथ साथ y भी है, और मैं जस्ट अगर dx का डिफरेंशिएशन करता हूं तो गलत हो जाएगा, y को वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा और जीरो कर देगा, बट ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एज अ डी आर कंसिडर करूंगा, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर बन जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ये पहले से पता है भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ये आपको पहले से पता है। तो फिर क्या डी आर ऐसा नहीं होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर यह वेक्टर है, ठीक है, आपको क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप डॉट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो एफ वेक्टर की वैल्यू होगी डॉट डी आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ कर दो, और फिर देखो क्या मिलता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ डी एक्स आएगा, सॉरी ये डी वाई आएगा और ये डी जेड आएगा, सॉरी टू, ठीक है। तो डी आर हुआ ना, तो डी एक्स होगा, जैसे आर का एक्स था तो डी आर डी एक्स हो जाए, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस 4y, जे कैप डॉट जे कैप आपका 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4y dy, और के कैप है नहीं तो उसको करने की जरूरत नहीं। अब इंटीग्रेशन कर दो बाय पार्ट्स, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4y dy, क्लियर। अब देखो, कर दो, हो जाएगा ना, लिमिट्स लगानी है, क्या होंगी लिमिट्स, तो ध्यान से देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, इंटीग्रेशन जहां x का वहां x की लिमिट्स लगाओ, और जहां y का वहां y की लिमिट्स लगा दो। तो x की लिमिट्स कहां से कहां, x1 से x2 तक, y की लिमिट्स कहां से कहां, y1 से y2 तक, ठीक है। तो मैं जब लिमिट्स लगाता हूं x के लिए, तो ध्यान से देखिए, w इज इक्वल टू क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा वो मुझे कितना, एक्स क्यूब बाय 3, और कहां से कहां तक, x1 कितना है, x1 है 1, x2 कितना है 2, ठीक है, प्लस फिर 4y, 4 आ गया बाहर, y स्क्वायर अपॉन, कहां से कहां तक लिमिट्स, 1 से लेके 3 तक, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपको लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से यार आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और उम्मीद करता हूँ आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे करोगे भी, और नहीं हो तो प्लीज पूछ लिया करो, है ना, अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूछते रहा करोगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन। अगर एक बॉडी है, उसका मास दे रखा है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स आपको बता दिया जाए, तो आपको पूछ ले जाओ, वोटिंग बताओ, क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 kg under a force, under a force is given by x is equal to t cube upon 3, क्या दे रहा है, t cube upon 3, then find वर्क डन इन 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वर्क डन निकालना है, कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर वर्क डन का फॉर्मूला देखना है तो क्या होगा, F इंटू एस, F इंटू एस, दूर दूर तक एस नहीं है, एस तो है चलो किसी के टर्म्स में, तो आपके दिमाग में तो ये होगा सर एस पता चल जाएगा, टाइम टी को 3 सेकंड पुट करो, एक्स मिल जाएगा, यही लग रहा होगा, बिल्कुल। एक्सेलरेशन का नहीं पता है, चलो चलो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा।
तो भाई अगर x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 है, मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है, और वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो सिंपली पहले यहां से वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर अपॉन में 3 पहले से था, तो क्या मिला वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी की पावर 2। अगर एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो dv अपॉन dt, ठीक है, तो क्या मिलेगा जस्ट 2t मिल जाएगा, क्या मिलेगा जस्ट 2t। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना m इंटू ए, एम की वैल्यू कितनी 2 kg, एक्सेलरेशन कितनी 2 इंटू टाइम कितना 3, पुट करोगे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गया। फोर्स F की वैल्यू कितनी 12 न्यूटन। एस डिस्प्लेसमेंट, तो इस 3 को यहाँ पुट करोगे 3 3 जा 9 अपॉन 3, फिर से 3 ही रह जाएगा, कितना आएगा 36 जूल्स। तो इसी के साथ आपकी ये थ्योरी कह रहा हूँ वीडियो आज की एंड होती है। फिर भी अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज लेट मी नो, आप गूगल क्लासरूम पे डाल सकते हो, पर्सनल कमेंट्स में जाके, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी। तो आज ये आपका 5वां यूनिट स्टार्ट करा अपने लोगों ने, 5वां यूनिट। प्लीज पे अटेंशन, आगे आने वाले यूनिट्स में और भी दिक्कत हो सकती है अगर आप पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड नहीं करो। थैंक यू।